नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 17 नई पहल की घोषणा की। बाद में इन्हें पूरे देश में लागू किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। कल से ये सेवा जनता के लिए शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष रूप से बच्चों के लिए कफ सिरप का विवेक संगत उपयोग सुनिश्चित करने को कहा। नेपाल में तेज बारिश से भूस्खलन और बाढ़ में 52 लोगों की मौत। इजराइल और हमास गाजा युद्ध विराम योजना पर आज मिस्र में अप्रत्यक्ष वार्ता करेंगे। और भारत ने कोलंबो में महिला क्रिकेट विश्व कप के मुकाबले में पाकिस्तान को 88 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 17 नई पहल की घोषणा की है। इनका उद्देश्य राज्य में चुनावी प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी बनाना है। पटना में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये नए सुधार भविष्य में मॉडल के रूप में पूरे देश में लागू किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के वितरण की हर चरण की एनालिसिस करते हुए अब उसको 15 दिन के अंदर हमारे मतदाता को मिल जाए ऐसी व्यवस्था की। बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए भी फोटो आईडी कार्ड्स शुरू किए गए। बूथ के कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आएं और अपना मोबाइल ले जाएं। किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। कुछ अन्य प्रमुख सुधारों का उल्लेख करते हुए श्री कुमार ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को मतदान शुरू होने से पहले अभ्यास में भाग लेने और मतदान समाप्त होने के बाद फॉर्म 17C जमा करने को कहा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार में मतदाता सूचियों में दोहरे पंजीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ी है और 3,66,000 मतदाताओं ने स्वैच्छिक रूप से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर के पहले फेज को प्राथमिकता गलियारा नाम दिया गया है। इस चरण में मेट्रो सेवा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक परिचालित होगी। 6 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का शुभारंभ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा करेंगे। वे कॉरिडोर 1 के भूमिगत खंड की आधारशिला भी रखेंगे। मेट्रो रेल सेवा के औपचारिक उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेट्रो डिपो का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आम लोगों के लिए मेट्रो रेल सेवा कल से शुरू होगी। पटना मेट्रो रेल के डिब्बों को आकर्षक रूप से मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है, जिनमें गोलघर, महाबोधि मंदिर, बुद्ध स्मृति पार्क, नालंदा महाविहार और अन्य ऐतिहासिक धरोहरों के चित्र दर्शाए गए हैं। बिहार की पहली मेट्रो रेल सेवा के लिए राजधानी पटना वासियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। पटना मेट्रो रेल के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्रियों को 2 स्टेशनों के बीच की छोटी दूरी के लिए 15 रुपए और सभी स्टेशनों तक यात्रा करने के लिए अधिकतम 30 रुपए का किराया देना होगा। आज से शुरू हो रहे प्रायोरिटी कॉरिडोर मार्ग पर मेट्रो रेल सेवा हर 20 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में भारत की पहली सहकार आधारित CNG और स्प्रे ड्रायर पोटाश ग्रेन्यूल परियोजना का उद्घाटन किया। अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव स्थित सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी चीनी मिल में यह परियोजना शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश भर की 15 सहकारी चीनी मिलों में इस तरह की इकाइयां स्थापित की जाएंगी। गृहमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से 15 सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की है और 6 वर्षों में 11,300 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है।
मोदी जी ने दलहन आत्मनिर्भरता प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 6 साल तक 11,340 करोड़ रुपया दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए उपयोग आएंगे। और मैं आज किसानों को कहने आया हूं, अगर आप नाफेड और NCCF के साथ रजिस्ट्री करते हो तो दलहन MSP पर भारत सरकार खरीद लेगी। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कफ सिरप का विवेक सम्मत उपयोग सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्र ने कहा कि सामान्य खांसी के लिए किसी अलग औषधि की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप ठीक हो जाती है। एक रिपोर्ट। केंद्र ने कुछ राज्यों में संदूषित कफ सिरप से हाल में बच्चों की मौत की घटनाओं को देखते हुए औषधि विनिर्माताओं द्वारा संशोधित विनियमों का कड़ाई से अनुपालन पर बल दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में औषधि गुणवत्ता विनियमों के अनुपालन की समीक्षा की गई और विशेष रूप से बच्चों में कफ सिरप के विवेक सम्मत उपयोग पर जोर दिया गया। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस मुद्दे की समीक्षा की थी और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर विचार विमर्श का निर्देश दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से संस्कार पाठक। राजस्थान के जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की सघन चिकित्सा इकाई में आग लग जाने से 6 लोग मारे गए हैं। आग कल रात दूसरी मंजिल पर स्थित ट्रॉमा आईसीयू में लगी। ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग तेजी से फैल गई। अस्पताल के कर्मचारियों ने तत्परता से काम करते हुए रोगियों को ट्रॉली पर बाहर निकाला, लेकिन गंभीर रूप से घायल 6 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अस्पताल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से कतर की 2 दिन की यात्रा पर होंगे। वे दोहा में कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन थानी बिन फैसल अल थानी के साथ व्यापार और वाणिज्य पर कतर भारत संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि श्री गोयल की यात्रा से कतर के साथ व्यापार और निवेश संबंधों का महत्व रेखांकित होता है। श्री गोयल कतर वाणिज्य और उद्योग मंडल तथा व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे तथा भारत वंशियों से भी मिलेंगे। श्री गोयल के साथ विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की समीक्षा करेंगे तथा व्यापार में आने वाली बाधाओं और गैर शुल्क मुद्दों के समाधान पर भी विचार विमर्श करेंगे। व्यापार और निवेश बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि प्रस्तावित भारत कतर मुक्त व्यापार संधि पर भी विचार विमर्श हो सकता है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी सुधार पिछले महीने की 22 तारीख से लागू हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया है, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ हो रहा है। जीएसटी सुधार के प्रभावों की कड़ी में आज प्रस्तुत है संशोधित दरों से असम की अर्थव्यवस्था को मिलने वाली मजबूती के बारे में हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों ने असम के बुनकरों, किसानों और छोटे व्यवसायों को बड़ी राहत प्रदान की है। संशोधित दरों के तहत राज्य की कई पारंपरिक और क्षेत्रीय वस्तुओं पर कर अब कम कर दिए गए हैं। इस सुधार से असम के चाय उद्योग को विशेष रूप से लाभ होगा, जिस पर अब केवल 5% जीएसटी है। इसके कारण अब उत्पाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में सस्ते होंगे। असम के समृद्ध हथकरघा और शिल्प क्षेत्र को भी बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस क्षेत्र पर जीएसटी 5% कर दी गई है। इसके अलावा जोहा चावल, बोका साउल और तेजपुर लीची जैसे कृषि उत्पादों पर भी अब 5% कर लगेगा। इससे स्थानीय किसानों को अपना लाभ बढ़ाने और बड़े बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पर्यटन क्षेत्र को भी इस सुधार से लाभ होगा, क्योंकि 7,500 रुपए प्रति रात की बुकिंग वाले होटल के कमरों पर केवल 5% जीएसटी लगेगा, जिससे असम पर्यटकों के लिए एक अधिक किफायती गंतव्य बन जाएगा। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का उद्देश्य उत्पादों को उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती बनाना और कारीगरों की आय में सुधार करना है। ये सुधार बिक्री को बढ़ावा देने, रोजगार की रक्षा करने और त्योहारों के दौरान और लंबे समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। समर्थ सिंह की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
नेपाल में पिछले 3 दिनों से प्राकृतिक आपदाओं में लगभग 52 लोगों की जान चली गई है। देश के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार से लगातार बारिश हो रही है। दक्षिण पूर्वी नेपाल में कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल में मूसलाधार बारिश के कारण हुई लोगों की मृत्यु और नुकसान दुखदायक है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में लगातार भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाओं में 23 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर बंगाल के 8 जिलों के मैदानी क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तीस्ता और तोरशा सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं बिहार के कई जिलों में बाढ़ की विभीषिका जारी है। राज्य में लगातार बारिश हो रही है। कोसी और महानंदा सहित प्रमुख नदियां उफान पर हैं। सुपौल जिले में कोसी नदी का पानी 6 प्रखंडों के 500 से ज्यादा घरों में आ गया है। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि कोसी बैराज से कल भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया था, लेकिन अब जलस्तर में कमी आ रही है। स्थिति आज काफी बेहतर दिख रही है। कल लगभग बराज से 5.5 लाख के आसपास पानी जा रहा था और वर्तमान में अभी का रिपोर्ट 4,20,000 है। तो धीरे धीरे पानी घट रहा है। शाम तक में और काफी नीचे 3.5 के आसपास हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ। अब जो हम लोग के पास चैलेंजेस है, पब्लिक को जो तटबंध के अंदर उसको लगातार कल से माइकिंग करके हम लोग ने बाहर निकाला। काफी बड़े लोग बाहर आए भी हैं। आज हमारे जितने भी ऑफिसर की टीमें है, सभी को ऑन जॉब कैंप में लगाया गया है ताकि किसी प्रकार का पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष युद्ध विराम वार्ता से पहले इजरायली हमले रोके जाने का आग्रह किया है। ये बातचीत आज मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू होनी है। बातचीत मुख्य रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के 20 सूत्री शांति प्रस्ताव पर केंद्रित होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अब बात खेलों की। भारत ने एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया है। कोलंबो में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 247 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 159 रन पर ही सिमट गई। क्रांति गौड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद विशाल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियों पर आज के सभी अखबारों की नजर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ईवीएम में होगी उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, मतदाता मतदान केंद्र तक ले जा सकेंगे मोबाइल फोन। वहीं दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्य चुनाव आयुक्त के हवाले से लिखा है, हर चुनाव से पहले अनिवार्य होगा वोटर लिस्ट में विशेष रिवीजन। हमारी लक्ष्मण रेखाओं का सम्मान जरूरी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का महत्वपूर्ण बयान जनसत्ता में है। विदेश मंत्री बोले, अमेरिका से शुल्क पर बातचीत जारी, कुछ बातों पर मोलभाव हो सकता है और कुछ पर नहीं। हमारा एक कमरा किसी ने छीना, लेना होगा वापस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की पाकिस्तान पर यह टिप्पणी अमर उजाला में है। संघ प्रमुख बोले, अंग्रेजों ने भौतिकता का टूटा दर्पण दिखाकर किया अलग। त्योहारी सीजन में हवाई किरायों की निगरानी शुरू। हरिभूमि के अनुसार नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइंस को दी कड़ी चेतावनी, टिकटों के दाम बेतहाशा न बढ़ाएं। धन्यवाद नवीन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 17 नई पहल की घोषणा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष रूप से बच्चों के लिए कफ सिरप का विवेक संगत उपयोग सुनिश्चित करने को कहा। नेपाल में तेज बारिश से भूस्खलन और बाढ़ में 52 लोगों की मौत। इजराइल और हमास गाजा युद्ध विराम योजना पर आज मिस्र में अप्रत्यक्ष वार्ता करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।